हेलो फ्रेंड्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल। और जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर में ये चीज़ें पढ़ेंगे कि लगभग 1000 साल पहले जो थे हमारी जो कंट्री थी, ठीक है, पास्ट जो हमारा पास्ट था, जो मतलब हमारे पास के लोग थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए थे उस टाइम पे, जो है उस टाइम से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं, इन सब चेंजेस के बारे में, क्योंकि काफ़ी चेंजेस आए हैं उस पीरियड से अभी के पीरियड में। तो हम जो है इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह के जो है चेंजेस आए थे, ठीक है। उसका एक ओवरव्यू पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे आपने 6th क्लास में जो हिस्ट्री पढ़ी थी वो आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें आप जहाँ से पास शुरू हुआ था, पास के बारे में पढ़ा था। देन आपकी इस चैप्टर में मेडिवियल हिस्ट्री जो होती है, बीच वाली हिस्ट्री होती है ना, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, इन दोनों के बीच की जो हिस्ट्री होती है उसे हम मेडिवियल हिस्ट्री बोलेंगे। तो हम ये देखेंगे कि इस पीरियड में, ठीक है, इस टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आए थे, हमारी जो भी पहले पास के लोग थे उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे, ठीक है, उनमें क्या क्या चेंजेस आए थे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो टेक अ लुक एट अ मैप 1 एंड मैप 2। तो बोल रहा है कि एक बार मैप 1 और ये जो है मैप 2, इसमें एक बार अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो बताया गया वो है, मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर अल इदरीसी। तो ये बोल रहा है कि जो मैप 1 है वो एक अरब जियोग्राफर अल इदरीसी के द्वारा उन्होंने जो मैप 1 बनाया था। The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। मतलब इसने क्या है, इसमें जो है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एरिया जो है उसके बारे में बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने हमें इसके बारे में इस मैप में बताई थी। फिर अगर आप मैप 2 में देखेंगे तो जो हमारा मैप 2 था वो 1720s में फ्रेंच कार्टोग्राफर ये वो पर्सन होता है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कार्टोग्राफर वो पर्सन होता है जो मैप्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो सेकंड मैप बनाया है वो 720s में फ्रेंच के कार्टोग्राफर ने जो है वो मैप बनाया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सेकंड मैप जो है, ठीक है। सो द 2 मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट। जो 2 मैप्स है आप देखिए, आप देखने में भी पहला मैप ये है, दूसरा मैप ये है, आपको जो दोनों मैप है देखने में भी आपको काफ़ी जो है अलग दिख रहे हैं दोनों मैप, ठीक है, दोनों अलग लग रहे हैं। सो द 2 मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। जबकि क्या है, एरिया सेम है, उसी सब कॉन्टिनेंट के बारे में जो यहाँ पे उन्होंने बताया, सेम सब कॉन्टिनेंट के बारे में यहाँ पे भी बताया गया है, सेम एरिया है, बट लेकिन फिर भी क्या है, दोनों मैप जो है अलग अलग हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। इन अल इदरीसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। मतलब जो अल इदरीसी के मैप में जहाँ पे उन्होंने साउथ इंडिया दिखाया है, वहाँ पे हमें ये लगा था कि वहाँ पे हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ पे नॉर्थ इंडिया होगा, ठीक है। एंड श्रीलंका इज़ द आइसलैंड एट द टॉप, ठीक है। और जो प्लेसेस नेम्स जो यहाँ पे थे अल इदरीसी के मैप में थे, प्लेसेस एंड नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। जो है यहाँ पे प्लेसेस और जो मतलब कि जो प्लेसेस के नेम थे वो सारे किस में उन्होंने अरेबिक लैंग्वेज में वहाँ पे उन्होंने लिखे थे, ठीक है। और जो है मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। जो मैप 2 है वो लगभग क्या है 600 साल बाद बना है मैप 1 के। सो ड्यूरिंग विच द टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज कंसिडरेबली। तो इसमें क्या है कि जो सब कॉन्टिनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो क्या है मैप 2 के कंपैरिजन में, मैप 1 के कंपैरिजन में मैप 2 में काफ़ी ही ज़्यादा चेंज हुई है, ठीक है। This map seems more familiar to us and the coastal areas in a particular are surprisingly detailed, ठीक है। तो जो आप जैसे मैप 2 देखेंगे तो जैसे आप अभी इंडिया का मैप देखते हैं उस थोड़ा बहुत उसी के जो है सिमिलर आपको ये मैप 2 लग रहा है। और इसमें क्या है, जो कोस्टल एरियाज़ है उसके बारे में जो है काफ़ी डिटेल में यहाँ पे उन्होंने चीज़ें दी है। सो दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट। जो ये हमारा मैप है, सेकंड मैप है, ठीक है, ये हमारे जो यूरोपियन सेलर और जो मर्चेंट व्यापारी थे उनके लिए जब वो इधर से उधर जाते थे तो वो यही मैप को देख के, इसी सेकंड मैप जो है इसी की हेल्प से वो अपनी डायरेक्शन देखते थे आगे कि उन्हें कहाँ पे जाना है, ठीक है। सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन 2 पीरियड्स। अब देखिए आपकी इससे हमें ये जो हम ये मैप के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे अभी तक, इससे हमें ये पता चलता है कि
देखिए इस समय जो कार्टोग्राफर ने जो मैप बनाया था वो ऐसे तरीका है, जो सेकंड मैप है उससे बिल्कुल अलग है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो दोनों पीरियड में जो कार्टोग्राफी जो मैप बनाते होंगे, ठीक है, वो दोनों चीज़ें वो क्या है, अलग अलग चीज़ें लेके मैप उन्होंने अलग बनाया होगा। उनकी जो मैप बनाने का तरीका होगा, उसके पीछे की जो साइंस है वो बिल्कुल अलग है दोनों के पीरियड में, ठीक है। सो व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप्स एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसीलिए क्या है, जब भी मैप जो हिस्टोरियंस हमारे मैप की हो गया या फिर हिस्ट्री मतलब मैप की वो डिटेल्स पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं, उन्हें तो उसके लिए मतलब बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बैकग्राउंड से लेनी चाहिए, क्योंकि इतने टाइम में जो है काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं, तो अच्छे से उन्हें इसके बारे में चीज़ें पढ़नी चाहिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। हम यहाँ पे नई और ओल्ड टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी मतलब जो वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स क्या है, ठीक है। तो पहले जो वर्ड थे उनकी क्या मीनिंग थी, फिर बाद में सेम वर्ड की क्या मीनिंग रही, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड चेंजेस विद दिस टाइम, बट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स। सो देखिए अब अगर यहाँ पे क्या है, जो इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो लैंग्वेज और उनकी मीनिंग का क्या है, क्या लैंग्वेज और उनकी मीनिंग भी टाइम के साथ चेंज हो रही है या वो सेम रहती है, हम ये इसके बारे में पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज्ड कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। तो जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमारे पास, हमारे जो म्यूज़ियम हो गए, आर्काइव्स हो गए, वहाँ पे हमारे पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, वो क्या है, टाइम के साथ ही साथ जो उनमें लैंग्वेजेस हैं वो काफ़ी चेंज हुई हैं, ठीक है। यही हम जब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमने देखे हैं, तो जैसे किसी रिकॉर्ड में अलग लैंग्वेज है, किसी में अलग है, तो इससे हमें ये पता चला है कि इवन खाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं, उससे के साथ ही साथ कि हमारी लैंग्वेजेस भी चेंज हुई हैं। सो मेडिवल पेरिसन फॉर एग्जाम्पल इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पेरिसन। सो पेरिसन क्या है कि लैंग्वेज है, तो ठीक है, तो मतलब ये अलग अलग है, दोनों लिखी सेम चीज़ है, लेकिन क्या है, लैंग्वेजेस अलग अलग है इसमें। The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meaning of words also changes over time। और जो ये डिफरेंस है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम ग्रामर के टर्म में या फिर वोकेबलरी के टर्म में बोल रहे हैं, इस मतलब इसमें ये भी डिफरेंस है कि द मीनिंग ऑफ वर्ड ऑल्सो चेंजेस ओवर टाइम। मतलब टाइम के साथ ही साथ जो है, जो वर्ड्स है उनका मतलब भी बदला गया। मतलब पहले एक कोई वर्ड है, उसका पहले कुछ और मतलब था पहले टाइम में, और उसके बाद जो टाइम आया उसमें उस वर्ड का कोई और ही मीनिंग है, कुछ और ही मीनिंग है। तो चलिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे जो दिया है आपको उसके थ्रू समझते हैं इस बात को। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। अब चलिए आप हिंदुस्तान टर्म को ही आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया। अगर आज हम बोले तो हिंदुस्तान क्या है आपके लिए, हिंदुस्तान क्या है, इंडिया, कंट्री है जिसमें हम रह रहे हैं। When the term was used in the 13th century by मिन्हाज ई सिराज, जब ये टर्म जो है 13th सेंचुरी में मिन्हाज ई सिराज के बारे में मतलब उन्होंने जो है ये वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। तो ही meant the areas of पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो उस समय क्या था, हिंदुस्तान का जो मतलब था वो एरिया थी, जैसे कि पंजाब का एरिया हो गया, हरियाणा का एरिया हो गया, या फिर वो लैंड जो गंगा और यमुना के बीच में है, उस एरिया को क्या बोलते थे, वो हिंदुस्तान बोलते थे। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। मतलब वो उन एरिया को या उस लैंड को वो हिंदुस्तान के अंदर बोलते थे जिसमें जो दिल्ली सुल्तनत था उसका राज था, ठीक है। सो द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सुल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। तो एरिया क्या है हमारा, जैसे जैसे हमारा दिल्ली जो सुल्तनत था उनका राज बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या है हमारा जो है, जो हिंदुस्तान जिस एरिया को हम बोल रहे थे, वैसे वैसे वो एरिया भी जो है एक्सटेंड होते गया। जैसे पहले पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और लैंड्स बिटवीन गंगा एंड यमुना, इसको हम जो है हिंदुस्तान बोल रहे थे, पर जैसे जैसे दिल्ली सुल्तनत ने अपना क्या है और अपना जो राज्य, अपना शासन फैलाया, वैसे वैसे जो है हिंदुस्तान का जो एरिया जिसको हिंदुस्तान बोलते थे मिन्हाज ई सिराज, वैसे वैसे एरिया बढ़ता गया, ठीक है। बस इस एरिया में जो है साउथ इंडिया वाला पार्ट जो है हमने कभी इंक्लूड नहीं किया। सो
By contrast, in the early 16th century, बाबर यूज़ हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफ़ी। अब फिर क्या हुआ, जो अर्लियर 16th सेंचुरी में हमने देखा, जो बाबर थे उन्होंने हिंदुस्तान को जो जोग्राफ़ी थी, जोग्राफ़ी मतलब यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, यहाँ पे कल्चर के बारे में, ठीक है, मतलब उन्होंने ये हिंदुस्तान वर्ड से उनका ये मतलब था कि वो जोग्राफ़ी को डिस्क्राइब कर रहे थे 16th सेंचुरी में। एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amit Khusrau used the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist। मतलब जो हम इसमें देखेंगे कि 14th सेंचुरी में जो हमारे पोएट थे अमित खुसरू, उन्होंने भी ये हिंद जो है, हिंद का उनका मतलब जो था जियोग्राफिकल चीज़ों से ही था। जैसे कि बाबर ने जो 16th सेंचुरी में हमारा हिंदुस्तान का मतलब निकाला था, उनका भी हिंद का मतलब जो है सिमिलर वैसा ही था, ठीक है। पहले उन्होंने हिंद को, यही जियोग्राफिक एरिया को ही उन्होंने उसका मीनिंग दिया था, ठीक है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म्स दे यूज़, दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट। तो जो हिस्टोरिकल है, हिस्टोरियंस है जो हमारे पास्ट लिखते हैं, उनको जो आज टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए काफ़ी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि जो वो वर्ड्स हैं उनके पास्ट में क्या है, कुछ और ही मीनिंग थी, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का आपने देखा पास्ट में 3 अलग अलग मीनिंग है, 2 अलग अलग मीनिंग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक हिंदुस्तान जो है, अभी हम हिंदुस्तान को इंडिया हमारे नेशन की तरह लेते हैं, पहले हम हिंदुस्तान को जो है सिर्फ एक एरिया जहाँ पे दिल्ली सुल्तनत का राज था उसको हम हिंदुस्तान बोलते थे। तो हिस्टोरियंस को जो भी वो वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि उनका जो है अलग मीनिंग था पास्ट में। सो आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फॉरेनर है, इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। जैसे आज हम फॉरेनर किससे बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ना जो इंडिया के नहीं होते या फिर हमारे कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं, जो दूसरी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसे हम फॉरेनर बोलते हैं। सो इन द मेडिवियल पीरियड, जब मेडिवियल पीरियड था उस समय फॉरेनर किससे बोलते थे, फॉरेनर वॉज एन स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर। तो मेडिवियल पीरियड में हम फॉरेनर उसे बोलते थे, कोई स्ट्रेंजर, जैसे कि कोई स्ट्रेंजर है वो किसी और दूसरे गांव में चले गया जो कि उनकी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, भले ही वो जो है सेम जगह रह रहे हैं, मतलब सेम उसमें है, लेकिन गांव अलग हैं। तो कोई एक गांव में रह रहा है, कोई दूसरे गांव में रह रहा है, उनकी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उनके कल्चर का पार्ट नहीं है, तो उन्हें वो आपस में एक दूसरे को क्या फॉरेनर बोलते थे। अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। तो जो लोग सिटी में रहते थे और जो लोग जंगलों में रहते थे वो भी एक दूसरे को जो है फॉरेनर थे आपस में। But two peasants living in the same village were not foreigner to each other, even though they may have had different religious or caste background. बट अगर कोई 2 किसान है वो सेम विलेज में रह रहे हैं, अगर सेम विलेज में रह रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे को फॉरेनर नहीं बोलेंगे, बट अगर वो उनका क्या रिलीजन डिफरेंट है, कास्ट बैकग्राउंड डिफरेंट है, तब भी वो फॉरेनर एक दूसरे को नहीं बोलेंगे। फॉरेनर सिर्फ हम उनको बोलेंगे जो मतलब एक विलेज के नहीं है, ठीक है। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, जो हिस्टोरियंस होते हैं वो किन किन सोर्सेस, उनके सोर्सेस क्या रहते हैं पास्ट के बारे में, हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। सो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके के तरीके निकालते हैं पास्ट के बारे में, मतलब कि वो किस पीरियड के बारे में वो स्टडी कर रहे हैं, उनकी नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, उनके जो है सोर्सेज जो है अलग अलग होते हैं। सो लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता, ठीक है, एंड हर्षवर्धन, गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन, जो आपने जो है पिछले साल आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है, हर्षवर्धन या फिर गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स फ्रॉम रफली 700 to 1750। तो इस बुक में हम क्या पढ़ेंगे, 700 से 1750 सालों के बीच में जो चेंजेस आए हैं, जो चीज़ें हुए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
So you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. तो आप देखेंगे कि एक कंटिन्यूटी देखेंगे हिस्टोरियंस में, मतलब कि वो एक ऐसे जो सोर्सेज सेम जो हमेशा वो मतलब इस पीरियड के बारे में जब वो मतलब मेडिवल पीरियड के बारे में जब वो हिस्ट्री स्टडी कर रहे थे, तो वो सेम उनके एक कंटिन्यूटी थी, वो सेम तरीके के सोर्सेज को देख के वहाँ से क्ल्यूज़ लेके वो स्टडी करते थे। जैसे कि वो डिपेंड करते थे कॉइन्स में, इंस्क्रिप्शन में, आर्किटेक्चर में, टेक्सचुअल रिकॉर्ड में, मतलब वो जो कॉइन्स इधर उधर दबे हुए रहते थे, या फिर इंस्क्रिप्शन क्या होता है जब हम किसी भी हार्ड मेटल पे या फिर हार्ड सरफेस पे किसी पत्थर पे हम जो खोद के लिखते हैं, आर्किटेक्चर हो गया, फिर टेक्सचुअल जो रिकॉर्ड्स रखे रहते थे इंफॉर्मेशन के लिए, इन्हीं सोर्सेज पे जो वो है डिपेंड करते थे, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उनकी इस चीज़ में डिसकंटिन्यूटी आने लगी। द नंबर एंड वेराइटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस पीरियड में क्या हुआ, इससे पहले वाला जो पीरियड था एंशिएंट पीरियड था, जैसे उसमें आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी होगा 6th क्लास में, कि जो लोग थे मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गई, ठीक है, आर्किटेक्चर हो गया, और जो रिकॉर्ड्स थे इन्हीं सब चीज़ों से वो पता लगाते थे, सोर्सेस यही थे उनके जिससे वो हिस्ट्री के बारे में पता लगाते थे। बट जैसे जैसे ये पीरियड आया, जैसे जैसे हमारा मेडिवल पीरियड आया, ठीक है, तो दे स्लोली डिस्प्लेस अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन थ्रू दिस पीरियड। पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स था, हमारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स जो थे, ठीक है, उसकी जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, ये इंक्रीज़ हुआ एकदम से इस पीरियड में। और जो बाकी की चीज़ें थी जैसे इंस्क्रिप्शन हो गई, ठीक है, इससे जो है हम पास के बारे में उतना पता, ये सब चीज़ों की जो है वैल्यू कम हो गई थी। अब हम जो है टेक्सचुअल रिकॉर्ड से ही, ठीक है, जो हम चीज़ों के बारे में पता लगाते थे। सो थ्रू दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर, ठीक है। इस पीरियड में क्या हुआ, फिर अब मैन्यूस्क्रिप्ट की हेल्प से ही हम जो है चीज़ों के बारे में पता लगा रहे हैं। तो इस पीरियड में क्या हुआ, पेपर भी चीपर बन गया था और वाइडली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल भी था। So people used it to write holy text, chronicles of rulers, letters and teaching of saints, petition and judicial record, and for register of accounts and taxes। तो पेपर क्या थे, जो लोग थे वो इस पेपर को क्या किन किन चीज़ों में यूज़ करते थे, लाइक वो उसमें होली टैक्स लिखते थे, ठीक है, और उसमें क्या लिखते थे, अकाउंट जो लोग हिसाब किताब रखते थे उसके बारे में लिखते थे, टैक्सेस के बारे में लिखते थे, इन सब जुडिशियल जो रिकॉर्ड्स होते थे उनके बारे में लिखते थे। सो मैन्यूस्क्रिप्ट वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल। तो जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट था, ये सारी चीज़ें लाइक मोनेस्ट्रीज़ में रहती थी। मोनेस्ट्रीज मतलब जहाँ मॉन्क लोग रहते हैं, सन्यासी लोग रहते हैं, या फिर टेम्पल्स में जो है ये सारी मैन्यूस्क्रिप्ट जो हमारी प्रेजेंट थी। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स। जो है मतलब जो मैन्यूस्क्रिप्ट है मोस्टली जो वेल रिच लोग थे वो लोग कलेक्ट करते थे, और ये सारी चीज़ें कहाँ रखते थे, लाइब्रेरीज़ में और आर्काइव्स में इनको रखते थे, ताकि वो आने वाले समय में फिर आगे जो है जो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है उनका अच्छे से उनके पास एक रिकॉर्ड रहे, इसलिए वो उनको अच्छे से संभाल के रखते थे। These manuscript and document provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। तो इस मैन्यूस्क्रिप्ट से क्या है, हिस्टोरियंस को हमें उन्हें क्या है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली कि उस टाइम पे लोग कैसे रहते थे, लेकिन उन्हें क्या थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आई इस चीज़ में। डिफ़िकल्टी ये थी कि उस टाइम पे क्या थी, प्रिंटिंग, जो हमारी प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है, जैसे आजकल तो हम अगर हमें किसी चीज़ की कॉपी चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है उसका सिंपल प्रिंट निकाल लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसी प्रिंटिंग की कोई टेक्निक नहीं थी। तो वो क्या करते थे, जो वहाँ स्क्राइब्स थे वो क्या करते थे, इन मैन्यूस्क्रिप्ट को अपने हाथों से ही कॉपी करते थे, और जो वो मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा होता था कॉपी करके अपने हाथों से ही वो एक पेज में लिखते थे। सो देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे आपने भी कभी क्या करा होगा, अपनी फ्रेंड का होमवर्क, मतलब अपनी जो आपने की फ्रेंड ने होमवर्क किया उसको कभी आप कॉपी करते होंगे, ठीक है, आपने कभी उसको कॉपी किया होगा। सो समटाइम यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन। तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि आप जो है अपने फ्रेंड की राइटिंग, जो हैंड राइटिंग उसने लिखी है उसको समझ नहीं पाते होंगे, आप खुद से ही अपने शब्द बना लेते होंगे, सोचने लग जाते होंगे कि हाँ ये लिखा है, हाँ ये लिखा होगा। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेज इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड वर्क, ठीक है। तो क्या है वहाँ पे क्या है डिफरेंस आ जाते हैं,
मतलब जो आपने अपनी कॉपी में लिखा है और जो फ्रेंड की कॉपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, जो मतलब जो हैंड राइटिंग आपको उनकी समझ में नहीं आई, उनको आपने अपने ही वर्ड में या कुछ और ही बना के लिख दिया, तो ये थोड़ा बहुत जो है डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा ही क्या हुआ, जब लोग मैन्यूस्क्रिप्ट लिखते थे, अपने हाथों से मैन्यूस्क्रिप्ट कॉपी करते थे, तो ऐसे ही जो है डिफरेंसेस उस टाइम पे भी आए थे। यहाँ पे फिर क्या प्रॉब्लम हुई, एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हेयर अ सेंटेंस हेयर। तो उन्होंने भी ऐसे ही करा, जैसे उन्होंने कॉपी करी तो उन्होंने भी ये करा, वो सेंटेंस इधर उधर करने लगे, मतलब उनको भी मतलब समझ में नहीं आए, तो उन्होंने अपने अंदर ही गैस करके चीज़ें उन्होंने वहाँ पे कुछ भी बना के लिख दिया, ठीक है। सो दी स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग। तो ये स्मॉल चेंजेस अब ये धीरे धीरे चेंज, जैसे स्टार्टिंग में किसी ने मैन्यूस्क्रिप्ट जो ओरिजिनल थी उसके बाद कॉपी करके लिखा, उसमें थोड़ा चेंज था, फिर अगले ने जिसने कॉपी किया अगले वाले इंसान ने उससे कॉपी करके लिखा, थोड़ा चेंज आया। तो ऐसे करते करते जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट थी और फिर लास्ट में जिसने मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी थी उसमें क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा जो है चेंजेस आने लग गया था, ठीक है। So this is a serious problem because we rarely find the original manuscript of the author today. तो क्या है, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है वो हम आज मतलब हम बहुत ही कम जो है हमें ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिल पाई है। तो हम जो है हमें टोटली किसमें जो कॉपीज़ हैं उसमें ही डिपेंड रहना पड़ता है। और कॉपीज़ में क्या रहता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको फ्रेंड की हैंड राइटिंग से एग्जांपल बताया था, तो जो ओरिजिनल चीज़ें होती बहुत सी चीज़ें होती जिसमें वो अपने मन से ही लिख देते हैं, तो वो वैसा रियल में हुआ नहीं होगा, जो मतलब बहुत सी चीज़ें जो उन्हें समझ में नहीं आई होंगी खुद से ही वैसे लिख देते थे, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैज़ ओरिजिनली रिटन। तो इसके लिए क्या करना पड़ता था, जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेम मैन्यूस्क्रिप्ट के बहुत ही ज़्यादा जो है वर्जन्स उन्हें पढ़ने पड़ते थे, ठीक है, ताकि वो पता लगा सके कि ओरिजिनली जो है सबसे पहले जो लिखा था वो राइटर ने लिखा क्या था, ठीक है। सो ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। तो जो है ऑथर्स क्या है, पहले अपने जो क्रॉनिकल्स है वो अलग अलग मतलब एक टाइम कुछ लिखा, दूसरे टाइम कुछ लिखा, अलग अलग लिखते थे। सो द 14th century chronicle ज़ियाउद्दीन बरानी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356। तो ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपनी पहली जो क्रॉनिकल है 1356 में लिखी, एंड अनदर वर्जन 2 years later। तो उसका क्या है, दूसरा वर्जन क्या है, 2 साल बाद उन्होंने लिखा। So the two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. It remained lost in large library collection. So जो दोनों chronicles है वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन जो हिस्टोरियंस है उन्हें पता ही नहीं है कि पहली जो क्रॉनिकल है वो भी एग्जिस्ट करती थी, क्योंकि उन्हें 1960 तक पता ही नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक उन्हें पहली क्रॉनिकल जो उन्होंने लिखी थी ज़ियाउद्दीन ने वो मिली ही नहीं, उन्हें जो मिला था वो उसका सेकंड वर्जन मिला था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, जो नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब इसमें। So the study of the 1000 years between 700 and 1715 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occur over the period। मतलब इस टाइम पे क्या है 700 से 1750 तक क्या है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही लंबे स्केल में, बहुत ही वैरायटी में क्या है बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट इस टाइम पे हुआ था। तो जो हिस्टोरियंस था उनके लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग हो रहा था पता लगाना कि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए थे जो इस टाइम पे आई थी। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस। मतलब और क्या था इस टाइम में, अब क्या है लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलने लगा। तो इस टाइम पे क्या है जो मेडिवल पीरियड था यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजीज़ भी जैसे आई थी, जैसे सिंचाई करने के लिए व्हील बन गए थे, और जो है स्पिनिंग व्हील इन वेविंग, बुनाई करने के लिए स्पिनिंग व्हील का मतलब व्हील का यूज़ करने लगे थे, एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ठीक है। सो न्यू फूड्स एंड बीवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे नए फूड्स हो गए, नए जूसेस हो गए, वो चीज़ सारे अराइव होने लग गए, पहुँचने लग गए थे, ठीक है। जैसे कि पोटैटोज़ हो गया, कॉर्न, चिलीज़ हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं अब नई चीज़ें जो हैं अब डेवलप हुई थी।
So remember that all this innovation, new technologies and crops came along with people who brought other ideas with them as well. तो ये सारी चीज़ें वो लोग लेके आए, मतलब बाहर से जो लोग आए थे वो लोग ये सारी चीज़ें लेके आए अपने साथ, आइडिया लेके आए इन सब चीज़ों का, ठीक है. सो एज अ रिज़ल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड अ कल्चरल चेंज. सो जो ये पीरियड था यहाँ पे हर तरीके का चेंज आया, लाइक यहाँ पे इकोनॉमिकली भी चेंज आया, यहाँ पे पॉलिटिकली भी चेंज आया, सोशली यहाँ पे ग्रुप्स भी बने अलग अलग, कल्चर में बहुत सारे चेंजेस आए. तो जो ये सारे चेंजेस आए हैं इनको हम लाइक 5th, 6th और 7th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस थे जो इस पीरियड में आए थे, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. जो ये पीरियड है ये बहुत ही इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, क्योंकि इस टाइम पे क्या था, लोगों ने इधर से उधर भी बहुत ज़्यादा मूव करना शुरू किया, वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा जाने लगे. ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अपॉर्चुनिटी की तलाश में जो है लोगों के झुंड जो है वो झुंड बना के एक डिस्टेंस से, एक जगह से बहुत ही लंबे लंबे सफ़र तय करने लगे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे. सो द सबकॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू क्रेव अ फॉर्च्यून, मतलब जो है सबकॉन्टिनेंट पर लोग आने लगे इधर उधर से अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, ठीक है, इधर उधर जाने लगे. सो वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर राजपूत्स, अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपूतरा. तो एक ग्रुप जो था पीपल का वो बहुत ही इस टाइम पे इस पीरियड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना. वो क्या था, राजपूत, जो कि राजपूतरा मतलब वर्ड से जो है डिराइव हुआ है. ये जो ग्रुप था लोगों का ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे इस पीरियड में फेमस हुआ था. द सन ऑफ रूलर, मतलब क्या था, जो राजा थे उनके जो सन थे उन्हें हम बोलते थे. Between the 8th and 14th centuries, the term was applied more generally to a group of warriors who claimed क्षत्रिय caste status. फिर क्या था, क्षत्रिय. तो मतलब 8th और 15th सेंचुरी के बीच में जो ये टर्म था, जो ये राजपूत टर्म था, हम उनके लिए भी यूज़ करते थे. जैसे कि जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, मतलब जो लोग क्या करते थे, युद्ध लड़ते थे, ठीक है, इनको हम राजपूत, उनको क्षत्रिय बोलते थे. तो जो ये टर्म था, the term included not just ruler and chieftains but also soldiers and commanders who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. तो जो ये वर्ड था, हम सिर्फ चैफ्टियंस, इसका मतलब होता है जो किसी भी ट्राइब का लीडर होता है, कोई एक ट्राइब है उसका लीडर हो गया, या फिर जो राजा हैं जो राज कर रहे हैं, हम सिर्फ उनके लिए ही ये वर्ड यूज़ नहीं करते थे. हम उनके लिए भी, जो सोल्जर्स थे हमारे, जो कमांडर्स थे, जो मतलब आर्मीज़ में थे, जो वॉरियर्स थे, उनके लिए भी जो है क्षत्रिय वर्ड जो है ये यूज़ करने लगे थे, ठीक है. सो a chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and bards. तो क्या राजपूत, मतलब उन लोग को राजपूत बोलते थे. राजपूत की क्वालिटी क्या थी, जो लोग बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते थे और क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते थे, उन लोगों को राजपूत बोला जाता था, ठीक है. सो अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जाट, अहोम्स, ठीक है, ऑफ स्क्राइब्स ऑल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट. सो जो और भी ग्रुप थे, जैसे मराठा, सिख थे, वो भी, इन्होंने भी अपॉर्चुनिटी यूज़ किया, वो भी इस पीरियड में क्या थे, इम्पॉर्टेंट, उन्होंने भी अपनी इम्पोर्टेंस दिखाई. So throughout this period there was a gradual clearing of forest and the extension of agriculture. तो इस पीरियड में क्या हुआ, फिर इस पीरियड में लोग क्या है, धीरे धीरे लोगों ने जंगलों को काटना शुरू किया और क्या है, खेती बाड़ी करनी शुरू करी. तो इस टाइम पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है. अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरिया देन इन अदर्स. तो मतलब हर किसी एरिया में क्या हुआ, जो ये चेंज है बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने एग्रीकल्चर जो है करना शुरू कर दिया. तो चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट. अब जो जो फॉरेस्ट में, जंगलों में लोग रहते थे, उनके हैबिटेट में चेंज आने लगा, ठीक है, मतलब उनके जो आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें चेंज आने लगा, क्योंकि काफ़ी मतलब लोगों ने क्या, जंगलें काटना शुरू कर दिया एग्रीकल्चर के लिए. तो वो लोग जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो इधर से इधर माइग्रेट करने लगे, ठीक है, इधर से उधर जाने लगे. सो अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट. तो कुछ लोगों ने क्या करा, ज़मीन जो है उसको खोदना शुरू किया और वहाँ जो है वो किसान बनने लगे.
These new peasant group gradually began to be influenced by the regional markets, chieftains, priest monasteries and temple. तो जो ये पीजेंट का ग्रुप था, इनको मतलब ये इन लोगों से, जो हमारे लीडर के ट्राइब के लीडर थे, पुजारी लोग थे, ये बहुत ही ज़्यादा इन सब लोगों से आकर्षित हुए थे. दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी. तो जो उन्होंने क्या करा, इन पीजेंट को एक लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एक पार्ट बना दिया. एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स. तो इन पीजेंट को क्या करना पड़ता था, टैक्सेस भी भरने पड़ते थे, और जो है उनकी गुड्स हो गई या सर्विसेज हो गए, जो भी वो अनाज उगाते थे, वो जो वहाँ के लोकल लॉर्ड्स थे, जो महाराजा लोग थे, जिसका मतलब उस एरिया पे राज था, उनको वो सारी चीज़ें देने पड़ते थे. So as a result, significant economic and social difference emerged among peasant. तो इसमें क्या हुआ कि जो पीजेंट थे उनके बीच में भी इकोनॉमिकल डिफरेंस आने लगा, क्योंकि ऐसा तो ये नहीं है ना हर किसान के पास बराबर की ज़मीन होगी या फिर बराबर की जो है खेती उनकी हो रही होगी, ठीक है. बट ये था कि टैक्स सबको पे करने हैं. तो यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस जो है यहाँ पे आया. सम पजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड. ये है कि किसी पीजेंट के पास था ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी, मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वान्टिटी में जो है अनाज उगता था. और किसी के पास क्या था, सिर्फ अदर ऑल्सो कैटल. किसी के पास क्या था, कैटल थे, वो गाय भैंस चराते थे. एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन, ठीक है. सो एज अ सोसाइटी बिकेम मोर डिफ्रेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातीज और सब कास्ट. तो क्या हुआ, अब जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे. अब जो पीजेंट थे उनमें भी चेंज आए. किसी पीजेंट के पास अच्छी लैंड थी तो उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होती थी, तो कोई पीजेंट थे जिनके पास ज़्यादा लैंड नहीं थी, वो सिर्फ गाय भैंसे जो है वो चराते थे. तो इसी के साथ ही साथ अब फिर क्या हुआ, लोगों को मतलब उन्होंने आपस में, जो वहाँ के लीडर्स थे, उन लोगों ने क्या करा, इन लोगों को जातीस में या फिर सब कास्ट में जो उन्हें ग्रुप कर दिया, ठीक है. और उनको ऐसे रैंक किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन. मतलब उनका बैकग्राउंड क्या है या फिर उनका क्या ऑक्यूपेशन है, उसके बेसिस पे जो है उन्हें रैंक किया गया, उसके बेसिस पे उन्हें जाति जो है प्रोवाइड की गई. पर जो ये रैंक थी ये फिक्स नहीं थी, ये परमानेंटली फिक्स नहीं थी. ऐसा नहीं था कि अगर किसी को एक रैंक मिल गई तो हमेशा ही वो रैंक रहेगी उसकी. जो ये रैंक थी ये वेरी करती थी अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल बाय द मेंबर ऑफ जाति. जो उस जाति के मेंबर थे, मतलब वो उनके पास जिस अकॉर्डिंग पावर उनकी वेरी करेगी, वो जिस हिसाब से रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे उस हिसाब से उनकी क्या है, रैंक बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है. अगर वो रिसोर्सेज का यूज़ करके या फिर वो अपनी पावर और यूज़, मतलब पावर से या फिर ज़्यादा पावर उनके पास से आ रही है तो उनको अच्छी रैंक मिल जाएगी. अगर उनका कामकाज अच्छा नहीं चल रहा है तो फिर उन्हें जिस रैंक में वो उससे नीचे रैंक भी मिल सकती थी, ठीक है. तो मतलब बेसिकली ये था कि जो ये रैंक थी वो परमानेंट नहीं दी थी किसी को, ठीक है. सो और जो द स्टेटस ऑफ सम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया. और जाति का जो स्टेटस था वो एक एरिया से दूसरे एरिया में भी वेरी करता था. मान लीजिए कोई एक जाति है, वो उस एरिया में उसका जो है उसे हम कुछ और समझते हैं, उसकी रैंक या पावर कोई और है, और दूसरे एरिया में क्या है, उसकी रैंक और पावर क्या है, कुछ और है, ठीक है. सो जातिस फॉर्म देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, ठीक है. तो जाति जो थे उन लोगों ने क्या करा, अपने खुद के रूल और मेंबर बनाए, जिससे कि वो अपने जो लोग हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, वो खुद उनको जो है कंडक्ट कर सके, उन्होंने उनको रेगुलेट कर सके, उन्होंने अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए. So these regulations were enforced by an assembly of elders described some areas as the जाति पंचायत. तो क्या करा, जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे वो वहाँ के बड़े लोगों ने, मतलब जिनके पास ज़्यादा पावर थी, आपस के पीजेंट ही हो गया, जो हायर पोजीशन में थे, उन लोगों ने रूल्स और रेगुलेशन बनाए था, जिसको कि हम किसी एरिया में जाति पंचायत भी बोलते हैं, ठीक है. बट जातिस वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस. जो जाति थी उनको क्या, अपने जो विलेज है वहाँ के रूल फॉलो करने पड़ते थे. सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय चिफ्टियन. बट कुछ विलेजेस थे वो क्या थे, वो जो वहाँ के ट्राइब के लीडर थे वो ही रूल करते थे, वही गवर्न करते थे. अब रीजन एंड एम्पायर, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लार्ज स्टेट्स लाइक दोस ऑफ चोलास, तुगलक और मुगल्स इनकम्पोज मैनी रीजन. सो जो ये चोलास थे, तुगलक्स थे, मुगल्स थे, ठीक है, इन्होंने काफ़ी जो है रीजन पे उन्होंने अपना राज किया था. तो
असंस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब प्रशस्ति वो होती है जिसमें हम क्या होता है लोगों की जो है काफ़ी तारीफ़ करते हैं, लोगों को हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं वहाँ पे। सो असंस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, एक संस्कृत प्रशस्ति है जिसमें कि एक दिल्ली के जो सुल्तान है गियासुद्दीन बलबन, उनकी क्या जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें तारीफ़ करते हुए बताया गया है। उन्होंने उसमें ये बताया गया है कि क्या था, वो रूलर थे, ठीक है, वो कहाँ के रूलर थे, बंगाल से लेके ईस्ट इन द ईस्ट टू गजनी इन अफ़गानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया। जो ये दिल्ली सुल्तान के घियासुद्दीन बलबन थे, ठीक है, उनका इतने एरिया में जो है उनका राज था, उनका शासन था, वो इतना वास्ट, इतना बड़ा उनका था जो एम्पायर था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स लाइक गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर देयर आर्मीज़। तो जैसे ये दिल्ली सुल्तनत का जो दिल्ली सुल्तान के घियासुद्दीन बलबन थे, उनका इतना बड़े रीजन में उनका एम्पायर था, इतना बड़ा एम्पायर फैला हुआ था। तो जो ये आंध्रा हो गया, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र के जो लोग थे, उनके आने से पहले ही वो अपने आर्मी के साथ वो भाग गए, उन्हें जो है डर लग गया उन लोगों से, ठीक है। So historian regards these as an exaggerated claims of conquest. At the same time, they try to understand why ruler kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. तो historians ये भी बोलते हैं कि मतलब ये जो इनके बारे में इतनी ज़्यादा बड़ा exaggerate मतलब बड़ा चढ़ा के जो है चीज़ें बोली गई हैं, क्या ये सही भी हैं या फिर सही नहीं है। और सेम टाइम पे वो ये भी सोचने की कोशिश करते थे कि जो वो रूलर्स थे वो हमेशा ये क्यों दिखाते थे कि हाँ हमारे पास इतना कंट्रोल है या हमारे पास इतने पार्ट जो है सब कॉन्टिनेंट हमारे पास इतना कंट्रोल है, वो ये सारी चीज़ें क्यों दिखाते थे। हिस्टोरियंस जो है ये भी चीज़ें जो है जानना चाहते थे। So by 700 many regions already possess distinct geographical dimension and their own language and cultural characteristic. तो 700 जो बहुत सारे रीजन थे उनने जो है खुद का एक जोग्राफिकल एरिया बना लिया था, उन्होंने खुद की एक लैंग्वेज बना ली थी, खुद की एक जो है कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक बना ली थी। इसके बारे में जो है चैप्टर 9 में जो है और आगे डिस्कस डिटेल में आप पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएट विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़, ठीक है, मतलब आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और जो ये हम अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी 700 में जो जियोग्राफिकल डायमेंशन लोगों ने जो थी, बहुत से रीज़न ने अपनी जो क्या कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक थी ये सब चीज़ें बना ली थी, ठीक है। देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, ठीक है। सो ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलास, खलजीज, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वॉज पैन रीजनल। तो मतलब इस टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारे डायनेस्टीज़ थी, डायनेस्टीज़ मतलब जो हमारा राजवंश था, जैसे कि चोलास हो गया, खलजीज, तुगलक, मुग़ल, क्या था, इन्होंने अपना क्या है बहुत बड़ा एक एम्पायर बना लिया था पैन रीजनल में, मतलब एक अपना एक रीजन तो था ही था, उसके बाहर भी जो था स्प्रेड होने लगे थे, तो इन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बना लिया था स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। नॉट ऑल दिस एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। इनमें से क्या था, सारे जो ये चोलास, खलजीज, तुगलक्स हो गए, मुगल्स हो गए, इनका मतलब इक्वली इनका जो एम्पायर था ये उतना ही इक्वली स्टेबल नहीं था या फिर उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, ठीक है। सो व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड इन द 18th century इट लेड टू द री इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट्स। तो क्या हुआ, जब हमारी 18th century में मुग़ल एम्पायर जो है धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन गिरने लगा, तो फिर से हमारा जो है रीजनल स्टेट्स है उनका फिर से री इमरजेंस हुआ, फिर से वो चीज़ें जो है बनने लगी। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन, ठीक है। So across most of the subcontinent, the region were left with the legacies of the big and small states that have ruled over them. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में क्या था, जो हमारे वहाँ रीजन्स थे, ठीक है, उनके पास, क्योंकि जो ये लोग हैं इन्होंने क्या था बहुत काफ़ी लंबे समय तक इन जगह पे राज किया था, तो उनकी जो वसीयत है, जो छोटे बड़े स्टेट्स में जहाँ उन्होंने राज किया था, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उनको मिली थी, ठीक है। सो दिस वॉज अपेरेंट इन द इमरजेंस ऑफ मैनी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ट्रेडिशन, ठीक है। सो through the 1000 years between 700 and 750, the character of the different regions did not grow in isolation.
These regions felt the impact of large pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. ठीक है, तो मतलब इस 1000 ईयर में 700 से 1750 में जो ये रीजन्स थे, जो अपना रीजनल लोग थे, जो रीजनल स्टेट्स का री एमरजेंस हुआ था, ठीक है, ये अकेले ही ग्रो नहीं किया था उन्होंने, बट जो था इनका लार्ज इम्पैक्ट पैन रीजनल में बहुत अपने अलावा जो है और भी रीजन में जो है इन्होंने अपना शासन किया था या फिर इन्होंने अपना राज चलाया था. सो ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स. So 1000 years of history that we are exploring witnessed major development in religious traditions. तो हम क्या देखते हैं कि हमने 1000 ईयर की जो हम हिस्ट्री में जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो है रिलीजियस ट्रेडिशन में भी जो है काफ़ी चेंजेस आने लगे. सो पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम डीपली पर्सनल. तो पीपल जो यहाँ पे लोग हैं वो भगवान पे भी विश्वास करने लगे. कहीं कहीं पे लोग जो है भगवान पे पर्सनली ही बिलीव करते थे, बट कहीं कहीं पे क्या है वो कलेक्टिवली ग्रुप में भी जो है विश्वास करते थे. कलेक्टिव बिलीव इन सुपर नेचुरल एजेंसी. ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एज द सोशल वर्ड्स ऑफ दिस ग्रुप ऑल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स. तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे इस 1000 ईयर में क्या धीरे धीरे क्या है लोग जो है भगवान पे भी जो है गॉड पे बिलीव करने लगे. ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इंपॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वट वी कॉल हिंदुइज्म टूडे. जैसे आज हम हिंदुइज्म बोलते हैं, इस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंजेस थे इसमें जो आए थे. सो दिस इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़. तो इसमें क्या था, ये जो थे लोग नए ये देवी देवताओं के जो है पूजा करने लगे. द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे टेम्पल्स का जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब अच्छे टेम्पल्स जो हैं, बहुत ही पैसा लगा के जो उन्होंने टेम्पल्स को बनाया. ठीक है, सो और क्या हुआ, इससे जो है ब्राह्मण्स की हो गई, प्रीस्ट हो गई, इन लोगों की जो है इम्पोर्टेंस भी जो है सोसाइटी में बढ़ी जब लोग भगवान पे विश्वास करने लगे. सो देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे उनको क्या था, संस्कृत की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी, तो इसीलिए क्या हुआ, उनकी बहुत ही ज़्यादा जो है रिस्पेक्ट बढ़ी सोसाइटी में. ठीक है, सो वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वॉज द एमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति. तो जो मेजर डेवलपमेंट, सबसे बड़ा डेवलपमेंट था इस पीरियड का, ठीक है, वो ये था कि उनमें जो आइडिया आया भक्ति को और ज़्यादा फैलाने का. ठीक है, मतलब भक्ति जो है बहुत ही ज़्यादा फैल चुकी थी लोगों में, लोग काफ़ी भगवान पे जो है विश्वास करने लगे थे. मतलब जो लोग थे वो ये विश्वास रखते थे कि अगर हम सच्चे दिल से अगर किसी चीज़ को चाहें, अगर हमें भगवान पे विश्वास है, तो जो चीज़ हम चाहते हैं भगवान वो पूरी कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि हमें बहुत सारे रीति रिवाज करने पड़ते हैं या फिर मंदिर में पुजारियों के पास जाना पड़ता है जिससे कि हमारी मनोकामना पूरी हो. अगर हमें भगवान पे विश्वास है तो वो हमारी जो है सारी मनोकामना जो है पूरी कर देते हैं. इसके बारे में हम और जो है इस ट्रेडिशन के बारे में और अदर ट्रेडिशन के बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. ठीक है, फिर दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. तो क्या था, ये पीरियड था जिसमें हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें और भी नए जो है रिलीजन्स आए थे. मर्चेंट एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान. जो मर्चेंट थे, जो माइग्रेंट थे, मतलब व्यापारी लोग थे जो इधर उधर घूमते थे, वो लोग जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाए थे होली कुरान का, इसका जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे टू द इंडिया 7th सेंचुरी में लेके आए थे. सो मुस्लिम रिगार्ड्स द कुरान एज देयर होली बुक. जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने कुरान को होली बुक मतलब कि पवित्र बुक की तरह जो अपने कुरान को मानते थे. ठीक है, और वो बिलीव रखते थे कि जो उनका एक गॉड है वो है अल्लाह, जो कि क्या है, हुज लव मर्सी एम्बेरेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम. ठीक है, मतलब उनके जो प्यार, जो उनकी दया है वो उन सब लोगों में एम्ब्रेस करते हैं जो कि उन पे बिलीव करते हैं, जो कि मतलब ठीक है, वो ये नहीं देखते हैं, जो अल्लाह है वो ये नहीं देखते हैं कि इसका सोशल बैकग्राउंड ये है या उसका वो है. वो बस जो लोग उन पे विश्वास करते हैं, जो उन लोगों पे मानते हैं, ठीक है, उनका प्यार हमेशा उन पे बना रहता है. इसमें लोगों ने ये सब चीज़ें बोली थी. मैनी रूलर्स वर पार्टनर्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा. जो मैनी रूलर्स थे वो इस्लाम हो गया, उलमा हो गया, इन सब चीज़ों को मानते थे. एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वॉज इंटरप्रेटेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज बाई इट्स फॉलोवर्स. सो जो इस्लाम थे उसके भी बहुत ही ज़्यादा फॉलोवर्स थे जो वो बढ़ने लगे थे. वेराइटी ऑफ वेज में जो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से लोग इसे लेने लगे.
So there were the Siha Muslim who believed that the Prophet Muhammad sons-in-law, जो Prophet Muhammad का son-in-law है जिसका नाम अली है, was the leader of Muslim community. जो सिहा मुस्लिम थे वो ये मानने लगे कि जो Prophet मोहम्मद का son-in-law है अली, वो क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर है. लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम थे who accepted the authority of the early leader खलीफास of the कम्युनिटी, और जो सुन्नी मुस्लिम थे उन्होंने ये माना कि जो सक्सीडिंग लीडर खलीफास थे वो थे लीडर, जो मतलब इस मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे जो वो थे. सो थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स. सो हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर, डेज और ईयर. जो हिस्टोरियंस थे वो टाइम को सिर्फ ऐसे ही नहीं देखते थे कि घंटे बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, साल बीत रहे हैं. जैसे हम आज के लोग हैं, हम टाइम को ये देखते हैं इतना घंटे चले गए, इतने दिन चले गए, हम ऐसे इतना टाइम चले गया. हम टाइम को सिर्फ क्लॉक और कैलेंडर के फॉर्म में ही काउंट करते हैं. बट टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जो टाइम होता है वो मतलब ये भी दर्शाता है कि हमारे सोशल और हमारे इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंज आए हैं, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं हमारे आइडियाज़ से. ठीक है, किस किन चीज़ों पे हमारी जो है आस्था बढ़ी है. मतलब वो क्या है, टाइम को ये चीज़ों से भी देखते थे, सिर्फ यही नहीं देखते थे क्लॉक और कैलेंडर में जो चीज़ है. द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड समवट ईजियर बाई डिवाइडिंग द पास्ट इंटू 3 लार्ज सेगमेंट. टाइम मतलब टाइम की स्टडी करते ही जो है हम मतलब ये इससे ही हम हिस्ट्री को अच्छे से 3 तरीके में डिवाइड कर पाए. ठीक है. सो in the middle of 19th century British historians divided the history of India into 3 periods. सो क्या था, मिडिल 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश थे हिस्टोरियंस ब्रिटिश थे, उन्होंने क्या हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. ठीक है. द डिवीज़न वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर्स वाज ओनली इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज. ठीक है. मतलब उनका ये मानना था कि जैसे सबसे पहले हिंदू लोग थे जो लीडर थे, और लोग भी रहते थे, लेकिन हिंदू लोग लीडर थे तो वहाँ पे उन्होंने हिंदू का टाइम दे दिया. मतलब उस पीरियड को उन्होंने हिंदू बोल दिया. फिर जो दूसरा पीरियड था जिसमें जो मुस्लिम लोग आए, मतलब वो लोग लीडर थे, उन्होंने दे दिया कि मुस्लिम का पीरियड दे दिया. फिर जो तीसरा टाइम आया वहाँ पर ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने ब्रिटिश ने जो है हमारी कंट्री पर राज किया, तो उन्होंने उसको जो उस पीरियड को ब्रिटिश का नाम दे दिया. ठीक है. मतलब वो बस इन्हीं चीज़ों को देख के उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया. उन्होंने किसी और चीज़ों को महत्वता ही नहीं दी, जैसे इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया. इन सब चीज़ों को देख के उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड ही नहीं किया. ठीक है. सच अ डिवीज़न ऑल्सो इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. सो फ्यू हिस्टोरियंस फॉलोड दिस पीरियोडाइजेशन टुडे. कुछ हिस्टोरियंस तो यही पीरियोडाइजेशन आज फॉलो करते हैं. बट मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर टू कैरेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मोमेंट ऑफ पास्ट. बट कुछ लोग जो है वो इकोनॉमिक और सोशल कैरेक्टर्स भी देखते हैं पास्ट को जो है कैटेगराइज करने के लिए. The histories you read last year included a wide range of early societies, hunter-gatherers, early farmers, people living towns and villages. तो जो आपने पिछले साल 6th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी थी तो उसमें आपने देखा था हंटर्स के बारे में, गैदरर्स के बारे में वहाँ पे आपने पढ़ा था. मतलब जो स्टार्टिंग में जो फार्मर्स लोग थे, ठीक है, जो गाँव में रहते थे, टाउन्स में रहते थे, और जो पहले में एम्पायर था, जो पहले का किंगडम था, ठीक है, उसके बारे में आपने पढ़ा था. द हिस्ट्रीज यू विल बी स्टडिंग इन दिस ईयर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज मेडिवियल. तो इस ईयर जो आप अभी जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वो है मेडिवियल जो है हिस्ट्री यहाँ पे आप पढ़ेंगे. सो यू विल फाइंड आउट मोर अबाउट द स्प्रेड ऑफ पीस इन सोसाइटी. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे जो फार्मर लोग थे उनकी सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हुई थी, इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे. ठीक है. सो दिस 1000 ईयर्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज. तो इस 1000 ईयर में क्या है, हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे चेंज आए हैं. आफ्टर ऑल द 16th and 18th सेंचुरी वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द 8th और 11th सेंचुरी. इसलिए जो है 16th और 18th सेंचुरी है वो 7th और 8th सेंचुरी से बहुत ही ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है. देयरफॉर डिस्क्राइबिंग द एंटायर पीरियड एज वन हिस्टोरिकल यूनिट इज़ नॉट विदाउट इट्स प्रॉब्लम. ठीक है. सो मोरेवर द मेडिवियल पीरियड इज़ ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द मॉडर्न पीरियड. हम जो है मेडिवियल पीरियड को मॉडर्न पीरियड से कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, मॉडर्निटी कैरीज विद इट अ सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट.
This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not. मतलब उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने ये देखा कि medieval period में बहुत से ऐसे जो थे changes नहीं आए थे, but ऐसा कुछ है नहीं क्योंकि medieval period में बहुत ही ज़्यादा changes आए थे. During these 1000 years, the societies of the subcontinent were transformed, often and economics in several regions reached a level of prosperity. तो इस 1000 ईयर में क्या हुआ था, जो सोसाइटी थी सब कॉन्टिनेंट की वो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई थी, और जो इकोनॉमिक थी सेवरन रीजन की वो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी. वो इतने अच्छे लेवल पे ग्रो की थी इकोनॉमी कि जो यूरोपियन थे, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थे वो अट्रैक्ट हुए थे इसकी तरफ. ठीक है, हमारी जो इकोनॉमी इतनी ट्रांसफॉर्म हुई थी उसके तरफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज अट्रैक्ट भी हुए थी. As you read this book, look out for sign of changes and the historical process at work. Also, whenever you can compare what you read in the book with what you read the last year. मतलब इसमें यही बोला है कि आप जैसे आपने जो बुक लास्ट ईयर 6th क्लास में पढ़ी थी और जो बुक आप अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चेंजेस लिस्ट करें. मतलब जो पिछले साल चेंजेस आए थे, जो इस साल चेंजेस आए थे, उनकी लिस्ट बनाएं. इसमें यही जो है आपसे बोला गया है. ठीक है, तो इस चैप्टर में इतनी चीज़ें हैं. ठीक है, और इसके मेडिवल पीरियड के बारे में हम आगे और जो चैप्टर्स आएंगे उसमें जो हम पढ़ेंगे. ठीक है, सो आई होप मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं इस लेक्चर में, इस चैप्टर में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगी. सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.